मेरा नाम शीतल है। मेरी 4 साल की बेटी का मैंने स्कूल में एडमिशन करवाया। जैसे ही वो स्कूल से आई उसने मुझे देखा और कहने लगी कि मम्मी, आज मुझे पापा लेने आए थे। आज मैं 1 में नहीं आई हूँ। आज मुझे घर पापा छोड़ गए हैं। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी आत्मा तक कांप उठी कि मेरी बेटी ये क्या बात कह रही है, क्योंकि मेरे पति को मरे हुए तो 2 साल हो चुके थे। ठीक 2 साल पहले उनको हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। मैंने सच का पता लगाने के लिए स्कूल के गेट पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा देखा। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि वहां तो मेरा बचपन की वो काली परछाइयां आज भी मेरी आंखों में जिंदा है, जैसे हर नज़ारे ने मेरे दिल में दरार डाल दी हो। मैं कुछ भी नहीं भूल सकती। मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है। भला गुजरा हुआ बुरा समय कोई भूल सकता है क्या? और फिर ऐसा समय जिसमें सिर्फ तकलीफ और दर्द के सिवा कुछ ना मिला हो। मेरी उम्र 15 साल थी जब मेरी माँ की मौत हो गई थी। मेरे परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, मेरे पिताजी, मेरी माँ और मैं। मैं उन दोनों की लाडली बेटी थी। मेरी मम्मी को दूसरी संतान न हो सकी। मेरी मम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस दुनिया को ही नहीं बल्कि मुझे और पिताजी को भी अकेला छोड़कर चली गई थी। यह शायद मैं सिर्फ अपने आप को कहूँ कि मुझे ही अकेला छोड़कर चली गई थी, क्योंकि पिताजी ने तो उनके मरने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। उनको उनकी साथी मिल गई थी, मगर मेरा कोई नहीं था। माँ की मौत पर पिताजी की आंखों में आंसू आए थे। शुरू शुरू में तो वो मुझे बहुत प्यार किया करते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मुझे अपने पास ही सुलाया करते थे। लेकिन ये समय भी जल्द ही विदा हो गया था, क्योंकि मुझे कुछ ही महीनों के बाद एक अजनबी औरत का सामना करना पड़ा था। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और ये अजनबी औरत हमारी जिंदगी में आ गई थी। मेरी नई माँ, मेरे पिताजी की दूसरी पत्नी। मेरे लिए ये सब कुछ सिर्फ नया था। मुझे अच्छी तरह से याद है जब वो पहली बार हमारे घर में दाखिल हुई थी तो उसकी आंखों में मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं थी, न कोई अपनापन था। जैसे मैं उसके लिए कुछ नहीं, जैसे मैं उसके लिए सिर्फ एक बोझ हूं। उसने कभी मुझे मोहब्बत की नज़र से देखा तक नहीं था। और फिर यह बात वक्त आने पर पूरी तरह से सच दिखाई देने लगी थी। पिताजी दिन ब दिन बदलते गए थे। वो जो कभी मुझसे मोहब्बत किया करते थे, दूसरी पत्नी के आने के बाद उन्होंने पूरा ध्यान अपनी पत्नी पर लगा लिया था और बेटी को तो जैसे भूल ही गए थे। उनकी नज़रें और मोहब्बत मेरे लिए कम बल्कि इस औरत के लिए ज्यादा होती थीं। मैं खामोशी से सब कुछ देखती रहती थी कि पिताजी उनके साथ हंसते थे, उनके साथ खाना खाते थे, रात को उनके कमरे में उनके साथ बैठते थे और मैं अकेली अपने कंबल में सिकुड़कर सोती रहती थी। मेरी माँ ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा था और माँ के मरने के बाद वो जगह पिताजी ने ले ली थी। लेकिन जब पिताजी की दूसरी शादी हो गई तो उन्होंने मुझे पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया था। मेरी हर जिद, मेरी हर ख्वाहिश, मेरे हर आंसू बेमतलब हो गए थे। पिताजी की मोहब्बत अब सिर्फ इस औरत के लिए ही बची थी। जब इस औरत से मेरे पिताजी की दूसरी औलाद पैदा हुई तो मेरी हैसियत जैसे इस घर में नौकरानी किसे हो गई थी। उन्होंने 1 साल में ही बेटे को जन्म दिया था। अब मैं घर के सारे काम किया करती थी। बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, यहाँ तक कि खाना भी बनाना, सब कुछ मेरी ही जिम्मेदारी हो गई थी। सौतेली माँ अपने बेटे को भी मेरे हवाले कर दिया करती थी। उनके बेटे को संभालना, उसको नहलाना, रात को सारी रात जागकर उसके सारे काम करना और फिर दिन भर घर के सारे काम करना, ये सब मेरे लिए मामूली बन गया था। सौतेली माँ के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी मुस्कुराहट होती थी, लेकिन जब भी पिताजी घर में न होते वो मेरा जीना दुश्वार कर दिया करती थी। उसकी जुबान से निकलते हुए शब्द मेरे दिल पर तीर बनकर लगते थे। वो मुझसे कहती थी कि तू बड़ी बदनसीब है, अपनी माँ को खा गई। हम तो तुझ पर तरस खाकर तुझे पाल रहे हैं, वरना ऐसी लड़कियां गलियों में भटकती हैं। मैं छोटी सी कम उम्र की थी, कमजोर थी, लेकिन इन शब्दों को चुपचाप से सहती रहती थी। पिताजी के सामने एक बार मैंने सौतेली माँ की शिकायत करने की कोशिश की तो वो रोते हुए पिताजी के बराबर में बैठ गई और कहने लगी कि देखो, तुम्हारी बेटी मुझ पर इल्जाम लगा रही है। पिताजी ने भी मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि बेटा, क्यों झूठ बोलती हो? सौतेली माँ कहने लगी कि हाँ, ये बहुत झूठ बोलती है, मुझ पर इल्जाम लगाती है।
इसे काबू में रखना पड़ेगा और नकल को ये हमारा नाम बदनाम कर देगी। उनके ज्यादा रोने पर पिताजी ने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था और कहते थे कि आइंदा कभी मेरे पास अपनी माँ की शिकायत लेकर मत आना। वो तेरे साथ कितना करती है, तेरा कितना ख्याल रखती है, तेरे सारे काम करती है, तुझे माँ बनकर पाल रही है, फिर भी तू उन पर ही इल्जाम लगा रही है। मेरे दिल में उस दिन से एक गहरा अफसोस पैदा हो गया था। स्कूल ही मेरा इकलौता सहारा था। वहीं मैं कुछ घंटे सुकून से सांस लेती थी। अपने जैसी लड़कियों को हंसता हुआ देखकर मेरा दिल जलता जरूर था, लेकिन मैं अपने दिल को तसल्ली दिया करती थी कि मैं भी कुछ बन जाऊंगी। एक दिन शायद मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी, मगर वो दिन कभी नहीं आने दिया गया था। अब मेरी उम्र 17 साल हो गई थी। एक दिन स्कूल से वापसी पर कुछ लड़के रास्ता रोककर खड़े हो गए थे। गंदी और लड़ाई झगड़े की बातें करने लगे। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा रास्ता रोक दिया। मैं डर गई थी, कांप रही थी। पीछे मुड़कर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, अरे वो इसको हाथ मत लगाना वरना तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। यह रोहित था। उसने लड़कों को धक्का दिया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। मुझे अपने पीछे छुपने का इशारा किया और फिर उन लड़कों को ऐसे भगा दिया जैसे वो कूड़े के ढेर हों। मेरी नजरें उसके ऊपर थीं। फिर जब वह मेरी तरफ पलटा तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को सुकून दे गया था। मैंने नजर झुका ली, लेकिन दिल पहली बार किसी अनजानी धड़कन को महसूस करने लगा था। उस दिन के बाद अक्सर वह स्कूल के टाइम पर मेरे रास्ते में आ जाता था। कभी दूर से मुझे हेलो कह दिया करता था तो कभी छांव में खड़ा होकर मेरी तरफ देखता था। एक दिन उसने मुझसे पूछ ही लिया कि तुम कैसी हो। वो शायद मुझसे बात करने के बहाने ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अब बात की शुरुआत करनी ही थी तो वो कर चुका था। मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि ठीक हूँ। वो मुस्कुराकर कहने लगा कि तुम हंसती रहा करो, हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। उस दिन मैं सारा दिन आईने में खुद को देखती रही कि हंसी मुझ पर क्या वाकई बहुत अच्छी लगती है या फिर वह ऐसे ही मेरी मजाक बना रहा था। मगर वह सब कुछ एक सपना बनकर रह गया था, क्योंकि कुछ दिन बाद ही सौतेली माँ ने मुझे जगाया था और कहा था कि आज से तुम्हारा स्कूल जाना बंद हुआ। उठो, जल्दी जल्दी घर के सारे काम करो, कपड़े धो, सारे बर्तन पड़े हुए हैं उनको भी धोना है। पढ़ाई लिखाई के सपने छोड़ दो, दूसरे घर जाकर तुम्हें घरेलू काम ही करने हैं, न कि पढ़ाई करनी है। मैंने कुछ कहने की कोशिश की तो वो जोर से मुझे बालों से पकड़कर खींचते हुए किचन तक ले गई और कहने लगी कि आज शाम का खाना तुम्हें ही बनाना है। मैं रोती रही और मजबूरन मुझे घर के सारे काम करने पड़े। पिताजी जब शाम को घर आए तो कहने लगे कि आज तुम स्कूल क्यों नहीं गई थी। अभी मेरे मुंह से शब्द निकले भी नहीं थे कि मेरी सौतेली माँ ने आगे बढ़कर कहा कि तुम्हारी बेटी भाग गई थी, गलियों में पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही थी। मैं पकड़कर इसे घर लेकर आई हूँ। पहले तो पिताजी ने मुझे घूर कर देखा, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझ पर हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मेरी बात सुनी भी नहीं थी और अपनी पत्नी पर विश्वास कर लिया था। उन्होंने मेरे बाल खींचते हुए कहा कि शर्म करो, तुम मेरी बेटी हो और ऐसे काम करती फिर रही हो, शरीफ लड़कियां ऐसे नहीं निकलती। आइंदा अगर मैंने तुम्हारी कोई शिकायत सुनी तो इन बालों पर कैंची चला दूंगा। आइंदा स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई छोड़ दो, जो कुछ है वो यही है, घर का काम करो। मैं चुपचाप बैठकर रोती रही। मेरे अंदर का हर सपना टूटकर बिखर चुका था। न मोहब्बत थी, न शिक्षा थी, न रोशनी थी, न ही घर का सुकून था। मेरे हाथों में बर्तन थे और दिल में एक बोझ जिसका वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। और एक शाम जब मैं सब्जी लेने के लिए घर से निकली थी तो रास्ते में मुझे रोहित मिला। कहने लगा कि शीतल, तुम कहाँ हो, इन दिनों नजर नहीं आ रही हो, सब ठीक है ना। मैंने बस इतना कहा कि सब कुछ ठीक है। वो मेरी आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं पलटकर चली आई। उस दिन के बाद मैंने जीना सीख लिया था। बस वक्त का काटना कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन रोहित मेरे लिए एक उम्मीद बन गया था। मैं मन ही मन उसके बारे में सोचकर मुस्कुराती रहती थी, उसे याद किया करती थी। वह अक्सर गली के नुक्कड़ पर मिलता था जहां से स्कूल का रास्ता शुरू होता था, और अब मैं स्कूल नहीं जाती थी तो वह मेरा इंतजार करता रहता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके खुद वहां जाना शुरू किया। शायद दिल को यकीन दिलाना चाहती थी कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ।
मैं अभी सांस ले सकती हूँ। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। कहने लगा कि शीतल, ये दुनिया तुम्हारे जैसी लड़कियों के लिए नहीं बनी है, लेकिन हम इस दुनिया को अपने जैसा बनाएंगे। तुम बस मेरा हाथ थाम कर रखना। और मैं सच में उसका हाथ थाम लेती थी। वक्त वो गुजरता गया और हमारी मोहब्बत को 1 साल हो गया था। रोहित की उम्र मुझसे 3 साल ज्यादा थी। वो 20 साल का था। अभी तक मेरे सौतेली माँ को पता नहीं चला था कि मैं घर के लिए अगर किसी काम से बाहर निकलती हूँ तो रोहित से भी मिलती हूँ, और हमारी यह खामोश मोहब्बत अभी तक कामयाब थी। हम दोनों कुछ न कुछ बोलते रहते थे, छोटी छोटी बातें जिसे दो सच्चे साथी एक दूसरे से शेयर करते हैं। एक दिन उसने मेरा हाथ थाम कर कहा कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो शायद मैं भी वैसा हो जाऊंगा जैसा ये मोहल्ला है। मैं हंसकर कहने लगी, तो तुम मेरे जैसे बन जाओ। वो सीरियस होकर कहने लगा कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो मुझे पार्क ले जाता था। हम बेंच पर बैठते थे। वो मेरी उंगली अपने हाथ में लेकर पूछता था कि ये हाथ कब मेरे हाथ थामेंगे। मैं हंस दिया करती थी। हम हर मुलाकात में थोड़े थोड़े सपने बुनते थे, अपने आने वाले समय के बारे में सोचते थे। वह कहता था कि एक दिन मेरा अपना घर होगा जिसमें तुम मेरे साथ होगी। मैं हंसती रहती थी। वो कहता था कि तुम इसी तरह से उस घर में हंसती रहोगी और मैं तुम्हें देखता रहूंगा। हमारा एक छोटा सा संसार होगा जिसमें हमारे अपने बच्चे होंगे। मैं हंसती रहती और कहती, और मेरे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी ही होगी। वो कहता कि अच्छा, तो फिर खाना मैं बना लिया करूंगा। ये सब हमारे लिए, हमारे वो सपने थे जहां दुनिया का कोई डर नहीं था, कोई जहर हम तक नहीं पहुंच सकता था। एक दिन वही हुआ जिसका मुझे हमेशा डर लगा रहता था। मैं और रोहित पार्क के कोने में बैठे हुए थे। मैंने उसके कंधे पर सर रखा हुआ था और वो मुझे किसी फिल्म के हीरो की तरह बता रहा था कि कैसे वो कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है। अचानक मेरे चेहरे पर एक जोरदार चांटा पड़ा और मैंने घबराकर नजर उठाकर देखा तो वो वहीं थी, मेरी सौतेली। उसकी आंखें जैसे फोन उगल रही थीं। उसने मुझे बाजू से पकड़कर खींच लिया, इतना जोर से खींचा कि मैं जमीन पर गिर गई, और वो चीखने लगी कि हमने तेरी ये परवरिश की थी कि तू सड़कों पर बैठेगी और लड़कों के साथ आवारागर्दी करेगी। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी है। दफा हो जा यहां से मनहूस। रोहित ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा तो मेरी सौतेली माँ ने उसे घूरकर देखा और कहा, तुम जैसे लफंगे लड़के ही ऐसी लड़कियों को बहकाते हैं। अब ये तुम्हारी है, ले जाओ इसे। हमने तो इसकी लाश को भी अपने घर की दहलीज पर नहीं आने देना। मेरे कानों में जैसे शीशा पिघलकर गिर रहा हो। मैं कांपते हुए कदमों से उनके साथ चल पड़ी थी और वो मुझे घसीटते हुए अपने साथ ले जा रही थी। रास्ते में जो जो मिला उसे आवाज देकर बताया कि देखो लोगों, हमारी इज्जत की दुश्मन देखो, गंदी नाली की पैदाइश, आवारा लड़की को देखो जिसे हमने छाव दी, जिसे सहारा दिया, जिसकी परवरिश की। अब ये हमारी बदनामी बन गई है। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे धक्का देकर अंदर फेंक दिया। पिताजी सामने सोफे पर बैठे हुए थे। सौतेली माँ कहने लगी कि बधाई हो आपको, आपकी लाडली बेटी बाहर लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। हम ही गलत थे जो हमने इसे घर में रखा। अब या तो इसे निकाल दो या हमें। पिताजी ने बिना कुछ कहे मुझे अपना चप्पल फेंक कर मारा था। फिर वो जोर से चिल्लाने लगे कि निकल जा मेरे घर से। उन्होंने कहा कि तू तो वो निकली जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी नाक कटवा कर रख दी है। तूने निकल जा यहाँ से। मैं तेरी शक्ल भी अब नहीं देखना चाहता। मैं जमीन पर बैठी रोती रही। सौतेली माँ मेरी छोटी पकड़कर कहने लगी कि अब बता कहाँ कहाँ जाती रही है और किस किस से मिलती रही है। हमेशा पता तो चले। मैं चीखती रही, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उसके साथ बातें करती थी। वो हंसकर कहने लगी कि अच्छा, तो तेरी रोज बातें होती थीं। पार्कों में लड़कों के कंधे पर सर रखकर हो रही है। लोग सही कहते हैं कि माँ नहीं होती तो बेटी बेलगाम हो जाती है। मैं रो रही थी और मेरी आंखों के सामने रोहित और उसकी माँ हमारे घर के आंगन में खड़े हुए थे। उन्हें देखकर मेरी सांसें जैसे रुक गई थीं। मैं भागकर छत पर चली गई। सौतेली माँ ने एक नज़र उन दोनों पर डाली और मुंह बनाते हुए कहने लगी, हाँ तू बहन, सब खैर है। आज हमारी दहलीज कैसे याद आ गई। रोहित की माँ ने धीरे से कहा कि बहन, मैं रोहित की माँ हूँ, ये मेरा बेटा है। रोहित, मैं इसका रिश्ता तुम्हारी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। अगर ठीक समझो तो बात आगे बढ़ाते हैं।
मैं खुश थी कि रोहित ने हिम्मत दिखाई और वह फौरन ही अपनी माँ के साथ मेरे घर रिश्ता लेकर आ गया था। अभी रोहित की माँ के शब्द पूरे नहीं हुए थे कि मेरी सौतेली माँ हंसने लगी। ओहो, कमाल की बात है, रिश्ता वो भी ये सावारा लड़की के साथ जिसे हमने कितनी बार पार्क में रंगे हाथों पकड़ा है। रोहित की माँ के माथे पर बल आ गए थे। उन्होंने कहा कि बहन, तुम बात को गलत समझ रही हो। मेरे बेटे की नीयत साफ है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने मुझसे खुद कहा है कि वो शीतल के साथ इज्जत से रहना चाहता है, उसे अपनाना चाहता है। सौतेली माँ के शब्द बहुत कड़वे थे। आगे उन्होंने कहा कि देखो, हम शरीफ लोग हैं। तुम्हारा बेटा तो हर रोज हमारे घर के दरवाजे के बाहर मंडराता रहता है। रोहित ने नजर उठाकर देखा और कहा कि आंटी, मैं शीतल से मोहब्बत करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से राजी हैं, बस आपकी मर्जी चाहिए। सुतेली माँ ने फौरन झटक कर कहा कि बकवास बंद करो अपनी। तुम जैसे लड़के मोहब्बत नहीं करते, लड़कियों को बहकाते हो, उनकी मासूमियत का फायदा उठाते हो। शीतल तो भोली है, तुमने उसे अपने जाल में फंसाया। रोहित की माँ ने फिर से एक बार नरम शब्दों में कहा कि बहन जी, हमारी नीयत बुरी होती तो हम रिश्ता लेकर नहीं आते। तभी पिताजी की आवाज गूंजी। उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, निकल जाओ मेरे घर से। मैं अपनी बेटी की शादी किसी आवारा लड़के के साथ नहीं करवाऊंगा। मैं जो छत पर खड़ी हुई थी, मेरे हाथ कांपने लगे, दिल जैसे धड़कना भूल गया था। सौतेली माँ की आवाज फिर से गूंजने लगी। उन्होंने कहा, और सुनो, अगर दोबारा इस लड़के का साया भी शीतल पर पड़ा तो हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। रोहित ने मेरी तरफ एक नजर डाली। मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह खुद पर कंट्रोल करके खड़ा रहा, नजर झुकाकर, और अपनी माँ का हाथ थामकर दरवाजे की तरफ चल दिया। मैं नीचे नहीं आ सकी। कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। पिताजी का गुस्सा आसमान को छू रहा था। वो अंदर आते ही दहाड़े, शीतल, बदतमीज लड़की, कहाँ है तू, निकल बाहर। मैं जैसे होश में आई थी और दौड़कर नीचे पहुंची। मेरे कदम कांपने लगे थे, लेकिन चेहरे पर साफ था कि मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने कहा, पिताजी, आप मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने मुझे देखते ही जोर से थप्पड़ मार दिया, जिसकी गूंज बहुत तेज थी। मेरी सौतेली माँ कहने लगी कि तूने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, मोहल्ले में हमारा सर झुका दिया। क्या कमी थी तुझे जो लड़कों के साथ घूमती फिर रही है। मैंने आंखों में आंसू ली। कहा कि पिताजी, वो रोहित है, उसने रिश्ता भेजा था, इज्जत से मेरा हाथ मांगने आया था। तभी सौतेली माँ फौरन से चीखने लगी, इज्जत से? ओहो शीतल, हद होती है बेशर्मी की भी। सबके सामने रुसवा करके अब कहती है कि वो इज्जत से आया था। आज जब मैंने तुम दोनों को पार्क में बैठा हुआ देखा था तो मैं बता नहीं सकती, मुझे तो शर्म आती है। ये उसकी बाहों में लिपटी हुई थी। अरे, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। उस दिन पिताजी ने फिर से कुर्सी पर जोर से हाथ मारा। अभी मैं कुछ कहने ही वाली थी कि उन्होंने मुझे रोक दिया और कहने लगे कि अब मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं। आज के बाद वो लड़का इस घर के आसपास भी आया तो याद रखना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मेरे कानों में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था कि तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं खामोश खड़ी रही थी। अंदर से चीखना चाहती थी, सब कुछ कहना चाहती थी, मगर जुबान बंद हो गई थी, बस आंखें बरसने लगी थीं। सौतेली माँ ने अगले ही दिन रिश्ते वाली औरत को बुलाया था और ऊंची आवाज में कहा था कि जैसा भी हो, आज ही इसका रिश्ता पक्का करवाओ। काला कलूटा, लंगड़ा लूला हो या बूढ़ा हो, जवान हो, जो भी मिले चलेगा। मुझे इसके नखरे और बर्दाश्त नहीं करने। इसने हमारी नाक कटवा दी है। मैं अब इसे अपने घर में ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिश्ते वाली ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि लड़की तो शक्ल से सीधी लग रही है। सौतेली माँ ने नाक चढ़ाते हुए कहा कि लड़कों के साथ पार्क में घूमने वाली कोई सीधी लग सकती है, समझी तुम। इसकी जुबान खामोश है, मगर आंखें और हरकतें सब बोलती हैं। मैं सिर झुकाकर बैठी रही थी, जैसे मेरा वजूद ही मेरे खिलाफ गवाह बन गया हो। 2 दिन के बाद एक औरत और एक मर्द हमारे घर पर आए। वो रजत के पड़ोसी थे। उन्होंने रजत के बारे में बताया कि वो बहुत ही शरीफ लड़का है, अनाथ है, सुलझा हुआ समझदार है, मेहनत से कमाता है और पढ़ा लिखा भी है। उसकी कोई बुरी आदत भी नहीं है, बस गरीब है, माता पिता नहीं है। अगर आप राजी हो तो शादी कल ही कर देते हैं। मेरे पिता ने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, फिर सौतेली माँ की तरफ, जो फौरन कहने लगी कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, ये रिश्ता हमें कबूल है, जल्द ही शादी करवा दो। मैं कुछ बोलना चाहती थी, मगर आवाज़ गले में फंस गई थी। मैं कमरे में गई, दरवाज़ा बंद कर लिया।
और ये खाली कागज पेन उठाया। दिल से कागज पर शब्द बहने लगे। रोहित, आज मैं बस आखिरी बार खत देकर जा रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना अगर मेरी खामोशी ने कभी तुम्हें तकलीफ दी हो तो। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी, सपने भी देखे थे, पर जिंदगी सपनों से नहीं सच्चाइयों से बनती है। और मेरी सच्चाई ये है कि मैं अब किसी और की होने जा रही हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, बेहतर हो, लेकिन मेरी किस्मत में तो जख्म ही लिखे हैं। मेरे लिए प्रार्थना करना कि जिस इंसान के साथ मेरा नाम जुड़ने जा रहा है वो मुझे इज्जत दे। बाकी मैं तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करती रहूंगी। तुम्हारी शीतल। मैंने खत को फोल्ड किया और अपनी पड़ोसन की बेटी रश्मि से कह दिया कि वो किसी भी तरह ये खत रोहित तक पहुंचा दे। शादी की रात मेरी आंखें इतनी रो चुकी थीं कि अब आंसू भी थक चुके थे। सिंपल से कपड़े पहने कमरे में नजर आया। मैं नजर झुकाकर बैठी हुई थी। वो आकर एक कोने में बैठ गया। कुछ लम्हे के बाद कहने लगा कि मुझे पता है आपका दिल कहीं और लगा हुआ था, ये शायद अभी भी उसी का है। मैं जबरदस्ती किसी के दिल पर कब्जा नहीं करना चाहता। मैं थोड़ी देर खामोश रही, फिर कहा कि रजत, मैं तुम्हें दिल से कबूल कर चुकी हूँ, बस थोड़ा समय दो। इतना समय जितना मैं अपने जख्मों को मरहम लगा सकूं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, ना ही कोई गिला है। बस मेरे टूटे हुए वजूद को संभालने में थोड़ा सब्र चाहिए। उसने धीरे से कहा कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम मेरा भाग्य हो और मैं अपने भाग्य पर सब्र करना जानता हूँ। मैंने पहली बार किसी मर्द की आंखों में अपने लिए मोहब्बत और इज्जत देखी थी। उसकी आंखों में ना हवस थी, ना दावे थे, सिर्फ एक खामोशी से भरा हुआ भरोसा था, जैसे वह कह रहा हो कि मैं इंतजार करूंगा शीतल, जितना चाहो, जितनी बार चाहो। मैं तुम्हारी हाँ के बिना कोई भी दावा नहीं करूंगा। वह लम्हा था जब पहली बार मैंने सोचा कि ऊपर वाले का हर फैसला हमारे ही किसी न किसी फायदे के लिए होता है। शुरू के दिनों में मैं सिर्फ खामोश रहती थी और वह अपनी हद में रहता था और मैं अपनी हद में, लेकिन हर दिन एक नया पहलू लेकर आता था। रजत की नरमी, उसके शब्दों का सुकून और मेरी बातों को बिना किसी सवाल के सुन लेना, सब कुछ धीरे धीरे मेरे दिल में उतरने लगा था। एक रात मैंने उसे खाने के बाद चाय का कप पकड़ाते हुए पूछा कि रजत, कभी तुम्हें यह महसूस हुआ है कि तुम अकेले हो? उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि अकेला तो तब महसूस होता है जब जवाब के आसपास आवाजें हों मगर दिल में खामोशी हो। मैं तो हमेशा ही खामोशी में पला हूं। मैंने हैरानी से पूछा, खामोशी में कैसे? वो कहने लगा कि मैं एक अनाथ आश्रम में पला बढ़ा हूं। माता पिता का चेहरा तक मुझे याद नहीं। जब मैं 5 साल का था मुझे अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़ दिया गया था। ये नाम रजत भी मुझे अनाथ आश्रम वालों ने ही दिया था। मैंने हैरान नजरों से उसकी तरफ देखा, जैसे किसी ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया हो। मैंने धीरे से कहा कि तुमने कभी तलाश नहीं की, कभी ख्वाहिश नहीं की जानने की कि तुम्हारे माता पिता कौन थे? उसने एक लम्हे को चुप रहकर कहा कि मैं बहुत छोटा था। जब मुझे होश आया तो इतना वक्त गुजर चुका था कि कुछ पता ही नहीं चल सका। ख्वाहिश की जगह हकीकत ने ले ली थी और हकीकत ये थी कि कोई नहीं था जो मुझे अपना कहे। मेरे हाथ में चाय का कप कांपने लगा। मैंने नज़र नीचे करके बस इतना कहा कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कम जानती हूँ, लेकिन जो आज जाना है वो मेरी नज़र में बहुत बड़ी जगह कर गया है। उसने मेरी तरफ नज़र झुका ली और नरमी से कहा, मैं बड़ा नहीं शीतल, बस जितना दुख सहता गया उतना खामोश होता गया। हताश्रम की छत नीले रंग की थी, लेकिन नीले आसमान की तरह बेकिनारा भी लगती थी और बेरहम भी। वहां दोस्त थे मगर हर चेहरा मामूली सा और हंसी मामूली सी, हर दिल में चाहत। मैंने कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं बांधी थी, क्योंकि जिनके साए बचपन में छिन जाते हैं वो फिर धूप से दोस्ती कर लेते हैं। मैंने पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखे थे, वो आंसू जो रुके रुके से थे मगर बेआवाज तूफान की तरह बहने को। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और कहा कि अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें वो इज्जत व मोहब्बत दूंगी, इसके बारे में तुमने सिर्फ सोचा होगा। उसने धीरे से मेरा हाथ थाम कर कहा कि यही भरोसा मेरी सबसे बड़ी दौलत है। शीतल, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम मेरे बीते हुए समय का बोझ उठाओ, लेकिन अगर तुम मेरा हाल संवारना चाहो तो मुझे जीने का हुनर आ जाएगा। मैंने नज़र झुकाई और कहा कि मोहब्बत वक्त से नहीं होती, एहसास से होती है। तुमने मेरी इज्जत रखी,
मेरे दुख को शब्दों के बिना समझ लिया। इसके बाद दिल का झुकना कुदरती था। मैं तुमसे वफा करना चाहती हूँ, तुम्हारी जिंदगी को मोहब्बत से भर देना चाहती हूँ और तुम्हारे लिए प्रार्थना बनकर जीना चाहती हूँ। उसी लम्हे मैंने कोई कसम नहीं खाई, कोई दावा नहीं किया। बस दिलों ने एक्सेप्ट कर लिया कि रिश्ता अब सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत है, जिसमें मोहब्बत, भरोसा और दो टूटे हुए दिलों को जोड़ने की तमन्ना शामिल है। हमारी मोहब्बत कब बढ़ती गई कुछ पता ही नहीं चला। जैसे हर एहसास बेआवाज़ हो, वादे बोल लिए हों, हर रात नींद से पहले की वो बातें, वो माथे पर छाए हुए सुकून और सुबह जागते ही आंखों में चमकती हुई अपनी झलक, सब कुछ इतना नरम, इतना पूरा लगने लगा था कि जैसे जिंदगी अब इसी दायरे में ठहर गई हो। और फिर अगले ही महीने वो खुशी आई जिसने मेरे अंदर नई जिंदगी की महक डाल दी थी। मैं प्रेग्नेंट थी। ये खबर जैसे ही मेरे अंदर एक सन्नाटे को खुशियों से भर गई थी। रजत ने सुना तो वो लम्हे भर को खामोश रहा और फिर मेरी गोद में सिर रखकर बस इतना कहा। मेरे अंदर तो जैसे सांसें रुक गई थीं, खुशी से, डर से, यकीन से। उसने कहा कि शीतल, मैं अब सिर्फ तुमसे नहीं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। उन दिनों वो मुझे कहीं नहीं जाने देता था। काम पर भी जाता था तो बार बार फोन करके पूछता रहता था कि कुछ खाया या नहीं, सांस तो सही से आ रही है ना। मैं हंसती थी तो वो कहता था कि मेरा बेटा हंसने वाली माँ से जन्म लेगा, रोने वाली माँ से नहीं। मैं कहती थी बेटी होगी या बेटा। वह हंसता था और कहता था कि जो भी होगा तुम पर ही जाना चाहिए क्योंकि तुम उसकी माँ हो, बस यही मेरे गर्व के लिए काफ़ी है। 9वें महीने में जब मुझे अस्पताल ले जाया गया तो वह मेरे साथ बैठा रहा, मेरी उंगलियां थामे बार बार मेरे लिए प्रार्थना करता रहा। कहने लगा कि पता है शीतल, आज पहली बार डर लग रहा है। ऐसा लगा जैसे कुछ खो न दूं। तुम दोनों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, बस तुम सलामत रहना। और फिर वो लम्हा आ गया जब मेरी बेटी मेरी छाती से लगकर सांस ले रही थी और रजत की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने मेरे माथे को चूम कर कहा कि ये लम्हा बहुत ही यादगार है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा शीतल। मुझे लगता है कि मैं आज पूरा हो गया हूँ। सब कुछ ठीक था। जिंदगी एक मोहब्बत भरे दायरे में घूम रही थी और उस दायरे में हम दोनों के सपने भी थे। फिर अचानक एक रात उसके सीने में दर्द उठा। उसने सीने पर हाथ रखकर कहा कि शीतल, दिल में जैसे कुछ चुभ रहा है। अंदर यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं उसको फौरन अस्पताल लेकर गई। सारे रास्ते वो मेरा हाथ थाम कर कहता रहा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना शीतल, वो तुम्हारी तरह मजबूत बने, तुम्हारी तरह आंखों में दुनिया समेटे, मेरा इंतजार मत करना। मैं रोती रही, चीखती रही, लेकिन उसका हाथ हथेली से फिसल गया और फिर एक ऐसी खामोशी छा गई जो मेरे वजूद में उतर गई थी, जो शायद सारी जिंदगी खत्म ना हो सकेगी। अस्पताल के सफेद बिस्तर पर उसका वजूद बेजान पड़ा हुआ था, मगर उसकी गिरफ्त मेरे दिल पर अभी भी वैसी ही सख्त थी। कुछ ही दिन गुजरे थे, अभी मेरे आंसू सूखे भी नहीं थे कि फोन बजा और सौतेली माँ की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा कि सुना है तेरा पति मर गया, अब यहाँ वापस आने के सपने मत देखना, हमने तुझे विदा करके अपना फर्ज पूरा कर दिया था। अब तू जाने और तेरी औलाद, हमें अपना मुंह मत दिखाना। मैं खामोश रही और दिल में सोचा कि मैं वापस क्यों जाऊंगी, वहाँ मेरे लिए बचा ही क्या है, जहाँ सिर्फ मेरे लिए इल्ज़ाम ही इल्ज़ाम है और कुछ भी नहीं। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर सोचती रही कि अब जिंदगी मुझे कहाँ ले जाएगी, लेकिन इतना तय था कि मैं रजत की बेटी को औरत बनाऊंगी, जो किसी के सामने झुककर नहीं, आंख में आंख डालकर बात करेगी। एक बेटी को सीने से लगाए मैं अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को बिखरते हुए देखती रही। शुरू के दिनों में कुछ भी नहीं समझ आता था, न खाने की फिक्र होती थी न पहनने की। बस अपनी बेटी नेहा को गोद में लेकर रजत की आखिरी बातें करती रहती थी कि मेरी बेटी तुम्हारी तरह मजबूत बने। मैं खुद से बार बार कहती थी कि अब मेरी बेटी कमज़ोर नहीं पड़ सकती। शीतल, ये बच्ची तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकती। फिर समय के साथ मैंने खुद को संभाल लिया था, कपड़े को धोने शुरू कर दिए थे, खाना बनाना भी शुरू कर दिया था। बेटी गोद में होती थी और दिल में दर्द लेकर मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया और लोगों से सीखा। पुरानी सिलाई मशीन खरीदी और मोहल्ले की औरतों से कहा कि अपने बच्चों के कपड़े मेरे पास सिलवा लिया करो, मैं कम पैसे ले लूँगी और काम भी अच्छा करूँगी। शुरू में 1-2 औरतें आईं,
किसी ने दुपट्टा दिया, किसी ने साड़ी का पेटीकोट सिलने के लिए दिया, तो किसी ने ब्लाउज कहा कि शीतल बहन, आपकी सिलाई बड़ी साफ है। मैं खामोशी से काम करती थी। वक्त का पहिया इसी तरह से चल रहा था। दिन रात सिलाई की। मुझे तो मौसम का भी पता नहीं चलता था। बस मशीन की सुई में उलझे हुए सपनों के साथ 4 साल बीत गए थे। नेहा 4 साल की हो गई थी। मैंने दिल मजबूत करके उसका एडमिशन करीब के ही स्कूल में करवा दिया था। एडमिशन फॉर्म भरते हुए नाम लिखा तो हाथ कांप गए। पिता की जगह पर नाम लिखते हुए आंखों के सामने आखिरी नजारा घूम गया। उसका कांपता हुआ हाथ और वो आखिरी शब्द कि मेरी बेटी तुम्हारी तरह मजबूत बनेगी। मैंने आंसू पोंछे, फॉर्म जमा किया और नेहा का छोटा सा हाथ पकड़कर उसे स्कूल के गेट पर खड़ा कर दिया था। वह मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि मम्मी, मैं रोज स्कूल जाऊंगी ना? मैंने गर्दन हिलाई और कहा कि हाँ बेटी, तुम रोज स्कूल जाओगी, पढ़ोगी, आगे बढ़ोगी। उसने कहा, फिर मैं भी आप जैसी बड़ी होकर काम करूंगी। मैंने उसे प्यार किया और कहा कि नहीं बेटी, तुम अपनी माँ जैसी नहीं बनोगी, बल्कि तुम तो मुझसे भी बेहतर बनोगी। तुम्हारे लिए सिलाई मशीन नहीं बनी, बल्कि तुम्हें तो कलम उठानी है और शिक्षा का लिबास पहनना है। स्कूल के पहले दिन में दरवाजे के बाहर खड़ी रही। जब तक उसका आखिरी पीरियड खत्म नहीं हुआ, वो बाहर आई तो खुशी से चहक रही थी। कहने लगी, मम्मी, आज टीचर ने मुझे स्टार दिया है और कहा कि नेहा बहुत ही होशियार लड़की है। मैंने दिल ही दिल में कहा कि बेटी, होशियार तो तुम पैदा होने के बाद ही हो गई थी, जब तुमने अपनी मम्मी के वजूद को फिर से जीने का हुनर दिया था। रात को वो किताबें खोलकर कहती थी कि मम्मी मुझे ये पढ़ाओ ना। मैं थके हुए हाथों से भी उसकी आवाज़ पर जिंदा हो जाती थी। फिर हर सुबह का रूटीन बन गया था। मैं उसे तैयार करती थी, खुद मशीन पर बैठ जाती थी, वो स्कूल जाती थी और वापस आकर मुझे दिन भर की कहानी सुनाया करती थी। उस दिन नेहा स्कूल से घर लौटी तो चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। शूज उतारकर शरारती अंदाज में आकर मेरे करीब बैठ गई। मैंने मशीन बंद की और पूछा कि क्या बात है, आज मेरी बेटी इतने खुश क्यों है? उसने धीरे से कहा कि मम्मी, आपको पता है आज मुझसे पापा मिलने के लिए आए थे। मेरे हाथ से धागे की नलकी गिर गई। दिल की धड़कन एक लम्हे को जैसे रुक गई थी। मैंने घबराकर कहा, क्या कहा तुमने? उसने कहा कि हाँ हाँ, पापा आए थे। उसने मासूम शब्द में जवाब दिया। पापा स्कूल के गेट के पास खड़े थे। मैं छुट्टी के समय बाहर निकली तो मुझे आवाज़ देकर कहने लगे, नेहा बेटा। और फिर मेरे पास आकर कहने लगे कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ और पूछने लगे कि मुझे ड्राइंग करना आता है क्या। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं आता। उन्होंने कहा कि वो मुझे सिखा देंगे। मैंने कहा मम्मी नाराज़ होंगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मम्मी को मत बताना, ये हमारे बीच का सीक्रेट है। बेटी की बात सुनकर मैंने झटके से उसके बाजू को थाम लिया था। मैंने कहा, नेहा, उसने तुम्हें हाथ तो नहीं लगाया ना बेटा? वो हंसने लगी और कहने लगी कि नहीं मम्मी, उन्होंने तो सिर्फ बात की थी और थोड़ी देर बात करके फिर वो चले गए थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। सारा दिन बेचैन रही। अगली सुबह मैं नेहा के साथ उसकी स्कूल गई। स्कूल के गेट पर खड़े चौकीदार से पूछा कि यहाँ कोई अनजान आदमी आता है क्या जो बच्ची से बात करता है? उसने कहा कि नहीं मैडम, ऐसा तो कोई नहीं आता। सारे ही बच्चों के पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए आते हैं। आप किसकी बात कर रही हो? मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया और सीधे स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के कमरे में पहुंच गई। दरवाज़ा खोलकर कहा कि मैडम, मैं नेहा की माँ हूँ, आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या आप मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करवा सकती हैं? स्कूल के गेट की तरफ की। उन्होंने मुझे हैरानी से देखा और पूछने लगी कि क्या हुआ है मैडम, क्या हम आपकी परेशानी के बारे में जान सकते हैं? मैंने गहरी सांस ली और कहा कि बेटी कह रही है कि उसके मरे हुए पिता यहाँ आते हैं उससे मिलने के लिए। प्रिंसिपल ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मरे हुए पिता? मैंने कहा कि जी, मेरे पति की मौत 4 साल पहले हो गई है और अगर कोई अजनबी उसे बेटी कहकर पुकार रहा है तो मैं जानना चाहती हूँ कि वह कौन है। मेरे लिए मुश्किल हो रहा है ये जानना कि पता नहीं वो कौन अनजान इंसान है जो मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई किडनैपर हो। उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम, हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने स्टाफ को बुलाया और कल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। जैसे ही वो वीडियो चली, नेहा गेट से निकलती हुई नजर आई।
और फिर कैमरे के कोने में एक मर्द का वजूद उभरा। जैसे ही मैंने उसकी शक्ल देखी, मेरी सांसें रुक गईं, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई और नहीं बल्कि रोहित था। वही चेहरा, वही नज़र, उसके अंदर बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया था। वो झुककर मेरी बेटी नेहा की तरफ देखकर उसे कुछ कह रहा था, फिर हंसने लगा और हाथ से कुछ इशारा किया। नेहा मुस्कुराकर आगे बढ़ी। वो गर्दन झुकाकर उसकी तरफ झुका और फिर 2 कदम पीछे होकर चला गया। अगले दिन मैं स्कूल के बाहर छुट्टी के टाइम से पहले पहुंच गई। मैं गेट के पीछे दीवार के साए में खड़ी हो गई थी। जैसे ही छुट्टी का समय हुआ, बच्चे निकलने लगे और फिर वो आया, गेट से कुछ दूरी पर खड़ा हो गया और नेहा जैसे ही गेट से निकली उसके करीब होने लगा। उसने नेहा से कहा कि नेहा बेटा, एक लम्हे के लिए मेरी बेटी रुक गई थी मगर फिर आगे बढ़ गई। वो मेरी मौजूदगी से बेखबर था। मैंने ऊंची आवाज में कहा, क्या सिखाओगे मेरी बेटी को झूठ बोलना? उसने चौंक कर पलटकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और कहने लगा, शीतल तुम? मैं उसके बिल्कुल करीब जा पहुंची थी। नेहा मेरी आवाज सुनकर डर गई। मैंने रोहित से अपनी बेटी को दूर रखने की पूरी कोशिश की थी, मगर नेहा की जिद और उसकी रिक्वेस्ट, रोहित का बार बार स्कूल के बाहर आना मुझे धीरे धीरे थकाने लगा था। मैंने एक दिन खुद से कहा कि अगर ये इंसान मेरी बेटी से मिलना चाहता है तो देख लेते हैं कि कब तक मिलेगा और कितनी देर में खुद ही थक जाएगा। उस दिन तो मैं उसे बिना कुछ कहे अपनी बेटी को जबरदस्ती घर लेकर आ गई थी, लेकिन मेरी बेटी लगातार उसे बाद में मिलती रही। लेकिन रोहित थकता नहीं था। वो रोज स्कूल आया करता था, कभी नेहा के लिए कलर्स लेकर, तो कभी उसके लिए चॉकलेट्स और टॉयज लेकर, तो कभी उसकी पसंद की बुक्स लेकर आता था। नेहा तो ऐसे खुश जैसे कई सालों बाद उसने अपनी किसी पहचान को पा लिया हो। मैंने महसूस किया कि वो मेरी बेटी को संभालना जानता है। वो उसके मासूम सवालों का तसल्ली और प्यार से जवाब दिया करता था, उसके बिहेवियर को समझता। और एक दिन नेहा ने कहा कि मम्मी पापा कहते हैं कि अगर आप इजाज़त दो तो वो हमें आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाए। मैंने एक लम्हे को अपनी बेटी की आंखों में देखा। वो बहुत ही खुश थी। रोहित के साथ उसे बहुत अच्छा लगता था और वो आइसक्रीम खाने जाने के लिए सवाल नहीं कर रही थी, बल्कि रिक्वेस्ट कर रही थी। मैंने अपनी बेटी की मासूम खुशी को देखकर हाँ कह दी थी और हम तीनों एक पार्क के एक कोने में बेंच पर बैठे हुए थे। नेहा के हाथ में उसकी फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम थी और वो उसे मज़े से खाते हुए गिरा रही थी। रोहित ने टिश्यू निकालकर उसके हाथ साफ किए और फिर मेरी तरफ देखने लगा। वो नज़रें जिसमें कोई दावा नहीं था, बस एक सवाल था। मैंने अपना चेहरा फेर लिया था। तब उसने धीरे से कहा कि शीतल, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा, नेहा के सामने कुछ ऐसा मत कहना जो उसे उलझा दे। उसने गर्दन झुकाई और कहने लगा कि मैं तुम्हारे पति के अंतिम संस्कार में आया था, पीछे खड़ा हुआ था, मगर आगे आने की हिम्मत नहीं हुई। बस दूर से ही देखा था तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारे चेहरे पर वो सुकून जिसे तुमने बहुत कुछ सहकर आखिरकार पा लिया हो। मैं खुद को तुम्हारा पति नहीं बना सका, तुम्हारी जिंदगी में शामिल नहीं हो सका। मैंने चौंक कर रोहित की तरफ देखा। मैंने कहा, क्या तुम्हें आइडिया है कि तुम्हारा इस तरह से दोबारा आ जाना मेरी जिंदगी को किस उलझन में डाल रहा है? नेहा तुम्हें पिता कहने लगी है और मैं नहीं जानती कि तुम कब चले जाओगे। उसने फौरन कहा कि मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ शीतल, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का ख्याल रखना चाहता हूँ, सिर्फ नेहा के लिए, तुम्हारे लिए और अपनी मोहब्बत के लिए भी। मैंने हंसकर कहा, तुम्हें हक ही कब था? मेरे लिए कुछ भी होने का मुझे तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दिया गया था। वो कहने लगा, लेकिन अब समय बहुत बदल गया है। तब मैं कमजोर था, बुज़दिल था, दुनिया के डर से डर गया था, मगर अब कुछ भी खोने से नहीं डरता हूँ। नेहा ने बीच में पूछा, मम्मी क्या हम रोज पापा के साथ पार्क जा सकते हैं? मेरी बेटी उसे हर बार पापा ही कहती थी, क्योंकि रोहित ने उसे कहा था कि मुझे पापा कहाँ करो, इसलिए तो उसे अंकल नहीं कह रही थी, बल्कि वो पापा ही कह रही थी। रोहित ने नेहा से हंसकर कहा कि बेटा, मैं तुम्हारा पापा ही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे पापा कहती हो। मैंने फौरन कहा कि बेटा, ये सब इतना आसान नहीं होता। हर बात की एक हद होती है, एक समय होता है, एक सच्चाई होती है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रोहित ने मेरी बात काटते हुए कहा कि क्या सच्चाई है ये कि हम दोनों ने गलतियां की थीं,
तुमने शायद ज्यादा बर्दाश्त किया था, मगर अब मैं हमेशा ठहरने का इरादा लेकर आया हूँ। मैंने नाराज होते हुए अंदाज से कहा कि इरादे सिर्फ शब्दों के नहीं होते, उनके साथ बीते हुए समय का बोझ भी होता है, जिसे उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। वह कहने लगा कि अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा और सब कुछ मुमकिन होगा। मैंने नेहा की तरफ देखा, जो अब बेंच के पीछे कुछ तलाश कर रही थी, और कहा, मेरी शर्त सिर्फ एक है। अगर तुम नेहा की जिंदगी से दोबारा वापस गए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं बार बार खुद से नजर चुरा रही थी। आईने में अपना चेहरा देखने की हिम्मत नहीं होती थी। रोहित की हर बात, हर व्यवहार, हर ख्याल मुझे एक तरफ खींचता था और मेरा ज़मीर मुझे दूसरी तरफ। मैंने एक दिन खुद से सवाल किया, क्या ये सब गलत है? और अगले ही लम्हे जवाब दिया कि हाँ, शायद गलत है, क्योंकि मैं अब भी किसी और की विधवा हूँ, और जिस इंसान की पत्नी थी वो अब ऊपर जा चुका है, लेकिन उसके नाम से जुड़ी हुई मेरी वफादारी अभी भी जिंदा है। मगर रोहित की मौजूदगी जैसे दिन ब दिन उसकी वफादारी की सांसें छीन रही थी। वो मेरे अंदर एक नरमी घोल रहा था जो मैं बरसों से महसूस नहीं कर पाई थी। वो रोज शाम को दरवाज़ा खटखटाता और कहता कि शीतल, नेहा को बाहर लेकर आओ, कहीं घूमने चलते हैं, और मैं इस बहाने उसके साथ चल पड़ती थी। एक दिन मैंने कहा कि तुम्हें मुझसे हमदर्दी है या फिर कुछ और? वह सीरियस होकर कहने लगा कि शीतल, हमदर्दी किसी बच्चे से की जाती है। मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हर दिन, हर लम्हा। मैंने सख्ती से कहा कि ये सब आसान नहीं है। रोहित, मैं हर रोज अपने मरे हुए पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ और शाम को तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीती हूँ, तो तुम क्या समझते हो कि ये सब मेरे लिए मामूली बात है? वो कहने लगा। तो क्या तुम ये सब मजबूरी में कर रही हो? मैं खामोश हो गई। उसने मेरे हाथ की तरफ इशारा किया और कहने लगा, ये हाथ मैंने नहीं पकड़ा था, मगर हर बार तुमने खुद बढ़ा कर दिया था। शीतल, तुम्हें खुद से लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। उस रात मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी, बस मैं इधर से उधर करवटें लेती रही। मेरे पति की यादें, उनकी बातें, उनके साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा जैसे किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के इर्द गिर्द घूमता रहा था। साथ साथ रोहित की मौजूदगी, उसकी बातें, उसकी खामोशी, उसका मदद करना, मेरी बेटी को प्यार करना, उससे जुड़ी मुस्कुराहट, सब कुछ इस फिल्म का हिस्सा बन गया था। सुबह मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए खुद से कहा, क्या मैं सच में कोई बहुत बड़ा पाप कर रही हूं कि अपनी जिंदगी को दोबारा जीने का हक मुझसे छीन चुका है? नेहा मेरे पास आई, मेरे गले से लग गई और कहने लगी कि मम्मी पापा ने कहा है कि वो आज हमारे साथ खाना खाएंगे। आप भी एक बार उनसे कह दो ना कि आप भी यही चाहती हो कि वो हमारे साथ रहा। मैंने उसका चेहरा देखा, आंखों में खुशी थी जो बरसों से नजर नहीं आई थी, मगर दिल में एक उलझन थी जो चीख रही थी कि मैं गलत कर रही हूँ। मैंने उसे गोद में उठाया और कहा कि बेटी, अगर किसी की खुशी में किसी का दुख छुपा हुआ हो तो क्या वो खुशी सच्ची होती है? वो कहने लगी कि मम्मी, अगर किसी का दुख बांटने से 3 लोगों की खुशी वापस आ जाए तो वो सच होता है ना? मम्मी, मैंने उसको प्यार किया और दिल में एक गहरी सांस ली। रोहित आया तो मैंने उसे देखा। वो कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने कहा कि कभी कभी दिल के दरवाजे पर बैठा कोई मुसाफिर सिर्फ इसलिए लौटा दिया जाता है कि हम समझते हैं कि वो मेहमान है, हालांकि वो वहीं रहने आया था। वो कहने लगा, और अगर वही मेहमान दरवाजा खटखटाए बिना बस बैठा रहे तो मैंने कहा, तो शायद उसके दिल की बेइज्जती होती है। वो मुस्कुराकर कहने लगा कि शीतल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने कुछ लम्हे के लिए सोचा, फिर कहा कि अब शायद देर हो गई है, क्योंकि तुम अंदर आ चुके हो, बस मुझे एक्सेप्ट करने में वक्त लग रहा है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ वहीं पर बैठ गया, जैसे अब कहीं नहीं जाना हो। मैंने दिल में अपने पति की आत्मा से कहा कि मैंने तुम्हारा हक अदा कर दिया है, शायद अब मुझे अपना हक लेना है, जीने का, मुस्कुराने का, और अब वो सब महसूस करने का जो सालों से दबा दिया गया था। रोहित बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने अपना कारोबार भी बहुत अच्छा कर लिया था, मगर आज वो कुछ अलग लग रहा था। दोपहर को जब वह वापस आया तो मैंने कहा, कहाँ थे इतनी देर तक? उसने नज़र झुकाकर कहा कि पंडित जी से बात करने के लिए गया था। मैंने हैरानी से पूछा,
कि किस बारे में। उसने कुछ लम्हे खामोशी रखी, फिर कहने लगा कि पूछने गया था कि विधवा लड़की से शादी करना कैसा है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने नज़र चुराई और कहा कि पंडित जी ने क्या कहा। उसने धीरे से कहा कि उन्होंने कहा है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुम किसी बेसहारा को सहारा देना चाहते हो तो तुमसे ज्यादा पुण्य का काम शायद इस दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। विधवा या कुंवारी लड़की अगर अकेली हो तो उसकी हिफाजत, उसका साथ, उसको सहारा देना शादी से बेहतर तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। मैं कुछ देर खामोश रही, कुछ नहीं बोल सकी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे बरसों बाद कोई दरवाजा खुलने जा रहा हो। नेहा इस समय बाहर आंगन में खेल रही थी। फिर वो अचानक आकर मेरे गले से लिपट गई। कहने लगी कि मम्मी, आपको पता है मैंने प्रार्थना की थी कि भगवान जी मुझे मेरे पापा वापस दे दो। मैंने उसके बाल सहलाए। वो कहने लगी कि रात को चुपके से मैंने भगवान जी से कहा था कि मेरे पापा को मुझे वापस दे दो, क्योंकि आप हर समय अकेली रहती हो। सारे काम भी आपको ही करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपके साथ पापा का साथ हो तो सब आसान हो जाएगा। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। रोहित ने दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर कहा कि नेहा, अगर तुम्हारी मम्मी इजाजत दे तो क्या मैं सच में तुम्हारा पापा बन सकता हूं? नेहा ने फौरन कहा, अगर मम्मी हाँ कर देंगी तो मैं रोज प्रार्थना करूंगी कि आप कभी नहीं जाएं, मुझे छोड़कर। रोहित ने मेरी बेटी से वादा किया था और कसम खाकर कहा था कि मैं कभी तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने भी धीरे से दिल ही दिल में कहा कि काश ऐसा ही हो। ऊपर वाला तो दिलों के अंदर छुपी हुई प्रार्थनाओं को भी सुन लेता है। शायद आज वो दिन है। अगले दिन मैंने और रोहित ने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। शादी बहुत ही खामोशी से और सिंपल तरीके से हुई थी। रोहित ने अग्नि को साक्षी मानकर मुझसे वादा किया था कि मैं अपनी पत्नी और बेटी की सारी जिंदगी हिफाजत करूंगा, सारी जिंदगी मोहब्बत और प्यार दूंगा। मेरे दिल ने एक बार कहा कि मैं भी ऐसा ही करूंगी। जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी और खुश होकर मेरी बेटी तालियां बजा रही थी कि हमारे पापा हमारी जिंदगी में वापस आ गए, और कहने लगी कि अब मुझे हर रोज प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मेरे पापा कहीं नहीं जाएं। रोहित ने झुककर उसे गोद में उठा लिया और कहा कि तुम्हारी प्रार्थना हर दिन कबूल होगी। बेटा, अब हम तीनों एक साथ रहेंगे। मैंने उसी लम्हे पहली बार महसूस किया था कि शायद जिंदगी ने मेरा हाथ दोबारा थाम लिया है, इस बार मजबूती से, सलामती से और खुशबू से भरे भरोसे के साथ। और मेरे दिल में जो पाप का एहसास था वो कहीं पीछे रह गया। मुझे लगता था कि मैं अपने पति के साथ बेवफाई कर रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी की खुशी भी इसमें ही थी। रोहित मुझे और मेरी बेटी को अपने साथ अपने घर ले गया था। हम वहाँ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी बेटी पूरी जिंदगी में इतनी खुश नहीं रही जितना रोहित के साथ रहती है। उसे पिता का नाम और पिता का साथ चाहिए था, जो उसे रोहित से मिला। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।